बोलो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले फर्स्ट एड के ऊपर। फर्स्ट एड स्टेशन, आउटफिट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। सारा का सारा क्लास इसी बेस करके होगा। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग का परंपरा है एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर, उसको हम लोग पहले पूछ लेंगे, उसका सवाल जवाब सारा चीज देख लेंगे रूल पर बेस करके, और इधर उधर का जो भी सवाल है उसको हम लोग ले लेंगे। और क्लास के सबसे आखिर में हम लोग जो भी आपका डाउट सवाल था, जो भी क्वेश्चंस आप मुझे भेजे हो, मेरे पास सेंड किए, उन सारे सवालों का आंसर भी देख लेंगे। तो ये सेशन का आज मुख्य पार्ट है, हम लोग ये सारी चीजें करने वाले हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो करते हो ग्रुप में जो सवाल भेजते हो, है ना, या कहीं पर भी सवाल भेजते हो, वो आधा अधूरा होता है, वो अर्थ का अनर्थ होता है। आप लोग जो सवाल भेजते हो ना, वो क्या होता है, अर्थ का अनर्थ होता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन बच्चा भेजा है, मैं एक सवाल में पढ़ के दिखाता हूं। एक्चुअली यहाँ पे देखो, एक बच्चा सवाल लिख के भेजा, पॉइंट है, डीजीएमएस के निर्देश दिए गए हैं कि जहां रूफ की रॉक मास रेटिंग 40 या कम है, या रूफ से पानी रिश्ता है, वहां रेजिन ग्राउटेड बोल्ट ही लगाए जाएंगे। एक पॉइंट को क्रॉप किया, कट करके भेजा। उसके बाद उसने दूसरा पॉइंट भेजा और पूछा, एक सवाल है कि इसमें कौन सही है। दूसरा पॉइंट में लिखा है, पानी स्तरों में या 40 आरएमआर से कम के स्तरों में रेजिन कैप्सूल के बजाय सीमेंट कैप्सूल का प्रयोग करना। ये जो बात है, पहला में बोल रहा है कि रेजिन कैप्सूल का इस्तेमाल करना 40 से कम, पानी जहां रहेगा वहां पे। दूसरा में बोला है ये, बाबू ये जो सेकंड वाला आप भेजे हो ना, ये इनकम्प्लीट है। इसके साथ हेडिंग कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो है ना पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इससे पहले एक और पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टॉर्क रेंज प्रयोग ना करने के कारण नट ठीक से टाइट ना होना। देखो ये है एक्चुअली पॉइंट किसके ऊपर, ये है रूफ बोल्ट का फेलियर के ऊपर, कि रूफ बोल्ट क्यों फेल करता है, उसमें से एक पॉइंट है टॉर्क रेंज का प्रयोग ना करने के कारण नट ठीक से टाइट ना करने के कारण होना। दूसरा नंबर, पानी वाले स्तरों में या 40 आरएमआर से कम स्तरों में रेजिन कैप्सूल के बजाय सीमेंट कैप्सूल का प्रयोग करना। तो ये जो बात लिखा है, ये रूफ बोल्ट का फेलियर के पीछे कारण लिखा गया है। अब तुम उसको क्या कि उसको कंपेयर कर रहे हो किससे, वो तुम कंपेयर कर रहे हो रूफ बोल्टिंग जहां करना है 40 आरएमआर से कम होता है, जहां पे वाटरी स्टार्टअप से कंपेयर कर रहे हो। आप सबसे मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी ऐसा पॉइंट मिले तो कंप्लीट पेज मांगो किसी से, पूरा पेज का फोटो मांगो कि पूरा पेज में क्या लिखा वो भेजिए। हेडिंग तो है ही नहीं, एक छोटा सा एक लाइन कहीं लिखा उसको कहीं से क्रॉप करके भेज रहे हो, सब बच्चा कंफ्यूज होगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर कोई आपसे सवाल पूछता है, कभी कोई पॉइंट लिखा रहता है, तो उसको पूरा लाइन मांगो कि ऊपर में क्या लिखा हुआ था, नीचे क्या लिखा हुआ है, किस बारे में बोला जा रहा है, तब वो अर्थ का अर्थ रहेगा, नहीं तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो अभी जो क्लास में हुआ एक बेस्ट एग्जांपल है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। कभी भी आप लोग को कोई पॉइंट मिलेगा तो सवाल पूछने का तरीका कैसा है, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो कुछ नहीं करना है, और कभी भी उल्टा पुल्टा के नहीं, थोड़ा टाइम लो, सीधा सीधा इमेज भेजो मुझे, एकदम टेढ़ा टेढ़ा जैसे मिला वहीं से लाके हमको पेस्ट कर दिया, ऐसा मत करो। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से उसको क्रॉप करो, काट, जो भी आप भेज रहे हो उसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। आप अपना नाम लिखो, उसके नीचे अपना आईडी लगा दो कि सर मेरा ये नाम है, मेरा ये आईडी, मेरा ये सवाल। तो ये सारी चीजें रहेगी तो मैं भी अच्छे से आंसर कर पाऊंगा आपके सवालों का, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो था, ये रूफ बोल्ट फेलियर के पीछे कारण का पॉइंट लिखा हुआ था, उसको आपने रूफ बोल्ट करना जहां रेजिन कैप्सूल उसके साथ जोड़ दिया। दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि इसका हेडिंग आपको नहीं दिख रहा, ना मुझे दिख रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसका ऊपर वाला पॉइंट क्या है, टॉर्क रेंज ना प्रयोग करने के कारण नट ठीक से टाइट ना होना, ये बता रहा है इसका फेलियर के पीछे कारण। तो फेलियर वाला के साथ तो होने वाला को तो नहीं जोड़ सकता ना, दोनों उल्टा हो जाएगा दोनों। तो दैट्स व्हाई ये दोनों पॉइंट था। मुझे लगा था कि आज क्लास में मुझे बताना चाहिए इस चीज को। ये आप लोग आपसे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना सवाल को भेजोगे, बाकी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। चलो पॉइंट हो गया, हम लोग टॉपिक और सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक और सेशन आज का क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा शानदार होने वाला है। आज का क्लास हम लोग पहले एमसीक्यू डिस्कशन कर लेंगे, फिर अपना टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू सवाल पे आते हैं। क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, क्लास का रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। चलो, तो आज का टॉपिक किसके ऊपर है, आज का टॉपिक और सेशन हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, माइंस में एम्प्लॉय का डिटेल्स किस फॉरम में लिखते हैं। आप अगर चाहो अपना आंसर को बेहतरीन बनाने, आप अगर टाइप नहीं कर पाते कोई इशू नहीं है, आप कॉपी में 1 2 3 4 करके नंबर लिख लो, 5 6 से करके नंबर लिख लो, 7 8। अब जो आंसर आपको लग रहा है करेक्ट, उसका आंसर को आप दो। आप जो भी आंसर करेक्ट लग रहा है, जैसे मान लो कौन सा फॉरम है, तो फॉरम ए होगा, ए फॉरम लिख दिए। दूसरा मैं सवाल कुछ पूछूंगा, जो आंसर होगा आप अगर टाइप नहीं कर पाते तो ऐसा करके भेजोगे। कैंटीन जो बनाते हैं, कितने % पे कैंटीन बनाया जाएगा, कैंटीन बनाने का प्रावधान, कितने मेंबर्स पे कैंटीन बनाना है, कितने मेंबर्स पे कैंटीन बनाना है। अगर आपको पता है करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर लिखो, नहीं आप आंसर दे पा रहे हो तो आप लिखो ऐसे, मोर देन कितना होगा, मोर कितना होगा, मोर देन कितना होगा 250,
250 से अधिक आदमी पे कैंटीन बनाने का प्रावधान दिया गया है। और आखिरकार आप देखना, जितना भी आज सवाल पूछा गया है उसमें से कितना आप सही कर पाए, तो एक तरह से रोज आपका अपने से लिया गया टेस्ट हो जाएगा और यह बताए कि आपका प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या घट रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में इलेक्टेड मेंबर की संख्या कितनी होगी? कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में इलेक्टेड मेंबर की संख्या कितनी होगी? कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में इलेक्टेड मेंबर की संख्या कितनी होगी? वेरी गुड। कितना होगा? कम से कम 2 होगा, मैक्सिमम 5 होगा। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में इलेक्टेड मेंबर की संख्या कितनी होगी? कम से कम 2 होगा, मैक्सिमम कितना होगा? 5 होगा। कैंटीन का जो डिस्टेंस होगा, बॉयलर, एस, फायर, डस्ट, ऐसा कोई भी वॉशरूम वगैरह से डिस्टेंस कितना मेंटेन करना होगा, कितना दूर बनाना होगा? मिनिमम 15 मीटर, कम से कम 15 मीटर दूर बनाएंगे। इसी से एक सवाल पूछा गया था कि हर एक माइंस का एंट्रांस फाइन डस्ट से कितना दूर पे माइंस का एंट्रांस बनाया जाएगा? फाइन डस्ट से कितना दूर होगा? जैसे मान लो आपका ये चाणक है, तो जो चाणक होगा, अगर मान लो आसपास कहीं पे कोयला का डस्ट जमा करना आपको, तो इस चाणक से 80 मीटर के अंदर नहीं जमा करोगे, 80 मीटर के बाहर जमाएगा, नहीं तो क्या होगा? वो डीजीएमएस का वायलेशन में चला जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना माइंस का प्रोडक्शन निकाल के माइंस का आसपास, माउथ के आसपास जमा कर देते हैं, तो वो जो डस्ट होगा माइंस में क्या होगा? इंटेक के रूप में चला जाएगा। तो माइंस का एंट्री से आपको क्या करना है? 80 मीटर दूर रखना है, ताकि वो जो डस्ट है माइंस के अंदर प्रवेश ना करे। ये डस्ट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें और डिटेल्स में समझाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी होता है, उसका जो भी मेंबर होता है, उसका टेन्योर, कितना साल तक उसको एज ए कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में रख सकते हैं हम लोग? कितना साल तक रखना होता है? तो कितना होता है? 2 साल तक उसको रखना होता है, 2 ईयर होगा इसका। इसका जो ऑडिट होता है, ऑडिट कितना इंटरवल पे ऑडिट किया जाएगा? ऑडिट कितने अंतराल पे करते हैं हम लोग? वेरी गुड। कितना अंतराल पे ऑडिट करते हैं हम लोग? 12 महीना, 1 साल नहीं है, 12 महीना है। कितना है? 12 महीना में उसका ऑडिट होगा, 12 महीने में एक बार करके हम ऑडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो ऑडिटर होगा या सीए जो होगा, जो ऑडिट करेगा, अपना रिपोर्ट कितना महीना के अंदर कैंटीन मैनेजर कितना महीने के अंदर सबमिट करेगा? कितना महीना में सबमिट करेगा? तो 2 महीने के अंदर उसको ऑडिट करके क्या करना है? उसको रिपोर्ट को क्या करना है? सबमिट करना है। ये जो सबमिट करेगा, किसके समक्ष सबमिट करना होता है? किसके समक्ष, किसके सामने सबमिट करना होता है? सीएमसी, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी के समक्ष क्या करते हैं? उसको हम लोग सबमिट करते हैं। कैंटीन में रखा फर्नीचर, आयरन, स्टील, वुडन वर्क, पेंट, ठीक है, इन सब चीजों पे पेंट कितना अंतराल पे किया जाएगा? कितना अंतराल पे? मैक्सिमम 3 साल, अधिकतम 3 साल। 3 साल के अंदर एक बार करके कर लेना है। कैंटीन के अंदर जो मेरा जहां पे खाना बनता है, दैट इज कॉल्ड किचन। किचन में व्हाइट वॉश कितने अंतराल पे होगा? किचन में व्हाइट वॉश कितने अंतराल पे किया जाएगा? वेरी गुड। कितना अंतराल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कितना हो जाएगा इसका अंतराल? 4 महीने में एक बार किचन में व्हाइट वॉश करना है। नॉर्मली जो किचन को छोड़ के बाकी एरिया बचा, उसमें व्हाइट वॉश करना है, तो कितने अंतराल पे करेंगे हम लोग? उसका व्हाइट वॉश कितना होगा? 1 साल में होगा। माइंस में आप जितना भी नाम सुनते हो, उसमें से कौन ऐसा डेजिग्नेटेड पद है जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता है? माइंस में ऐसा कौन डेजिग्नेटेड पद है जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन कभी नहीं हो सकता है? वेरी गुड। कौन है वो? मैनेजर। मैनेजर जो होता है माइंस के मैनेजर, उसको कभी भी कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, कभी नहीं होंगे। इसके अलावा कौन हो सकता है? हो सकता है एजेंट हो सकता है, ओनर हो सकता है, जो कैंटीन, ठीक है, कैंटीन का जो इंचार्ज होता है उसका, या इनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर इनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई हो सकता है, लेकिन खुद मैनेजर कभी नहीं होगा, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं होगा। कैंटीन को क्या प्रॉफिट पे चलाना है, लॉस पे चलाना है, क्या चीज पे चलाना है, किस पे चलाना होता है? नो लॉस नो प्रॉफिट, ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो। कैंटीन में ऐसा व्यवस्था करना है कि कैंटीन में ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। कैंटीन में कौन सामान बनेगा, क्या प्राइस होगा उसका, ये निर्धारित कौन करता है? कैंटीन में कौन सामान बनेगा, कौन सामान बनेगा, क्या प्राइस होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण कौन करता है? तो सीएमसी, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी द्वारा इसका डिसाइड होता है। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी ही इसका निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो मेरा कैंटीन होगा, ठीक है, कैंटीन, क्या एक ही कैंटीन 2 माइंस को सर्विस दे सकता है? क्या एक ही कैंटीन 2 माइंस को सर्विस दे सकता है? यस। किसका परमिशन लेना होगा, किसका परमिशन चाहिए? एक ही कैंटीन 2 माइंस को सर्विस दे, परमिशन कौन देगा? तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस से परमिशन लेके एक ही कैंटीन को 2 माइंस में सर्विस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उनको लगता है तो ये होता है नॉर्मली। तो ये सारी बेसिक बातें थी कैंटीन से रिलेटेड। रिपोर्टेबल इंजरी का फॉर्म कौन सा है? रिपोर्टेबल इंजरी का फॉर्म कौन सा है डियर स्टूडेंट? वेरी गुड। रिपोर्टेबल इंजरी का फॉर्म क्या होता है? जे होता है। माइनर इंजरी का फॉर्म कौन सा होता है? इन विच फॉर्म माइनर इंजरी, डिटेल्स ऑफ द माइनर इंजरी सेंड, किस फॉर्म में भेजते हैं? तो फॉर्म के में भेजते हैं। रिपोर्टेबल इंजरी किस में भेजते हैं हम लोग? जे में भेजते हैं। माइनर इंजरी को कौन सा फॉर्म भेजते हैं? के में भेजते हैं। जो नोटिस ऑफ सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन, दैट इज पीएमई के लिए दिया जाता है, किस फॉर्म में देंगे?
सेकंड मेडिकल एग्जामिनेशन का नोटिस होते हैं किस फॉर्म में देंगे, तो एन में देते हैं। लीव विथ वेजेस का जो डिटेल्स है किस फॉर्म में दिया जाता है, वो एल में दिया जाता है। मेडिकल का रिपोर्ट, मेडिकल पीएमई का रिपोर्ट जो बनकर आता है किस फॉर्म में आता है, वो किस फॉर्म में आता है, वो ओ फॉर्म में आता है, ओ फॉर्म भेजते हैं। अंडरग्राउंड, सरफेस, ओपन कास्ट जितना भी हाजिरी बनेगा किस फॉर्म में हाजिरी बनेगा बाबू, किस फॉर्म में हाजिरी बनता है, तो फॉर्म डी का इस्तेमाल होता है, फॉर्म डी का इस्तेमाल करते हैं। ओवर टाइम वेजेस के बारे में किसमें बताया गया है, ओवर टाइम वेजेस के बारे में किस फॉर्म में बताया गया है, डी में बोला गया है। कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट, ईएल से रिलेटेड जो जानकारी किस फॉर्म में दिया गया है, ई फॉर फॉर्म ई और ई फॉर ईएल, याद रखोगे ई फॉर्म में इसके बारे में जानकारी दिया गया। नेक्स्ट सेट, जो मेरा एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड द्वारा जो एग्जामिनेशन होगा, एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड उसका पहला नोटिस जो देंगे किस फॉर्म में देंगे, किस में देंगे हम लोग, क्यू में देंगे। किस में देंगे हम लोग, क्यू में। जो मेरा आईएमए होता है, आईएमए का स्टैंडर्ड किस फॉर्म में, किस चार्ट में दिया गया है, आईएमए का स्टैंडर्ड किस चार्ट में दिया गया है, वेरी गुड, किस चार्ट में दिया गया, P1 में दिया गया है। और वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना जो रिपोर्ट देता है वो अपना रिपोर्ट किस फॉर्म में देता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट फॉर्म यू में देता है, फॉर्म यू में सारा रिपोर्ट होता है। तो मोटा मोटे जो मुझे उम्मीद है क्लास में मौजूद 160 बच्चे में से लगभग हर एक बच्चे रिप्लाई दिया है। एक सवाल में और लेता हूं, देखता आप लोगों में से कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। एक सवाल में और लेता हूं, चलो। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी हो गया, कैंटीन हो गया। जो कैंटीन मेरा होता है, ठीक है ना, कैंटीन कितने व्यक्ति पे प्रोवाइड करते हैं, वो रिप्लाई देना। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे क्लास में मौजूद है जो रिप्लाई दे रहे हैं। कैंटीन कितने व्यक्तियों पर प्रोवाइड करना है, कैंटीन कितने पर्सन पे प्रोवाइड करने का नियम है, जल्दी से रिप्लाई दो। कैंटीन कितने व्यक्तियों पे बनाना होता है, जल्दी से। क्लास में मौजूद कितने बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, हर एक जवाब में, फटाफट फटाफट। वेरी गुड, 93, 94, 96 स्टूडेंट्स, 98, 99, 99 रिप्लाईज आया है। कितने व्यक्ति पे होता है कैंटीन, 99 स्टूडेंट्स। 99 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई दिया अभी 250 करके, और एक दो बच्चा दिया है मोर देन 250। तो ये जो रिप्लाई था मैं चेक कर रहा था कितने बच्चे जो रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता चला कि 99 100 बच्चे लगभग 110 लगभग होगा वो आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं। बाद बाकी बच्चे सन्नाटा मार के सिर्फ कान हेडफोन लगा के सुन रहे हैं। सो के काम नहीं होगा बाबू। अगर जीवन में कुछ पाना है ना तो रगड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। रगड़ना मतलब समझ में आता है, माथा पीटना पड़ेगा, माथा पटकना पड़ेगा। घर बैठे पापा के पैसे पे, माँ बाप के पैसे पे, जगह जमीन के पैसे पे उड़कर, ठीक है, बाइक में घूम के, अच्छा वाला मोबाइल फोन चला के, गर्लफ्रेंड से बातचीत करके जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर जीवन को आगे बढ़ाना तो रगड़ना पड़ेगा। जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमक नहीं आएगा, निखार नहीं आएगा। निखार आने के लिए चमकना जरूरी है, निखार आने के लिए घसना जरूरी है, घिसना पड़ेगा, है ना। तो सबसे बड़ा बात है, मेरे एक सर बहुत अच्छा बात बोल देते हैं कि जो लड़के होते हैं ना, लड़के होते हैं ना वो हीरा होते हैं, लड़कियां मोती होती है। मोती को कोई जरूरत नहीं चमकाने का, ऑटोमेटिक चमकते रहता है, लेकिन हीरा को तराशना पड़ता है, उसको चमकाने के लिए तराशना पड़ता है, तभी उसमें चमक आती है। तो बाबू यही बात बोलूंगा आपसे भी कि अगर चमक चाहिए हीरे जैसी तो तराशना पड़ेगा, चमक लाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, तो मोटा मोटी क्लास में जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े थे, जितना भी क्लास हुआ है, सबका रिवीजन, सबका सार अभी 5 से 10 मिनट में आपके सामने रहा। जो कुछ भी आप पढ़े हो, सीखे हो, सारा का सारा जवाब रहा। जो बच्चे क्लास नहीं किए, पुराना रिकॉर्डिंग देखो, दोनों क्लास में सारा कुछ समझाया गया डिटेल्स में, शॉर्ट में, आप उसमें से सारा चीज याद हो जाएगा। अभी क्लास में मौजूद सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, कॉन्फिडेंस आ रहा है याद होने के प्रति कि हाँ सर मुझे याद हो रहा है, मैं क्लास कर रहा हूं। तो ऐसे कितने बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर हाँ मुझे याद आ रही है, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, मैं कुछ सीख रहा हूं, है ना। अब नहीं लग रहा है कि मंजिल दूर है, अब थोड़ा सा मेहनत करूंगा सर तो हो जाएगा। चलो, हम लोग क्या करते हैं, आज का टॉपिक सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक लगभग 70-80 बच्चों ने जवाब दे दिया कि सर मजा आ रहा है। चलो बाबू, चलो सीआईएम या फिर मैं कुछ अंतर है क्या। चलो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट लेते हैं। आप लोग को जो सवाल है